पुणे के देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे। इस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म में सबसे दुर्लभ संतों का सत्संग है। अगर संतों की अनुभूति हो जाए तो ईश्वर की अनुभूति अपने आप हो जाती है। आज इस पवित्र तीर्थ भूमि पर आकर मुझे ऐसी ही अनुभूति हो रही है। हमें गर्व है कि हम दुनिया की प्राचीनतम जीवित सभ्यताओं में से एक है और इसका श्रेय भारत की संत परंपरा और भारत के ऋषियों और मनीषियों को जाता है। भारत शाश्वत है क्योंकि भारत संतों की धरती है। हर युग की बातें कीजिए, हर युग में देश समाज को दिशा देने के लिए कोई ना कोई महान आत्मा अवतरित होती रहती है। हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती करने के लिए हर किसी ने काम किया और ये हमारा भी दायित्व है। हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें, कभी उनको भूलने ना दें। आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करें कि विरासत और विकास दोनों एक साथ आगे बढ़े। संत तुकाराम कहते थे कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्र तभी हो सकता है जब हर कोई एक समान हो, बिना किसी भेदभाव के। एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है और सवाल यह है कि कौन होगा देश का अगला सीडीएस। दरअसल नए चीफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द हो सकती है देश के नए सीडीएस की नियुक्ति। अधिकारियों का एक पैनल संभावित नामों पर विचार कर रहा है। इस दौरान सेवारत सेना अधिकारियों समेत रिटायर्ड अधिकारियों के नाम पर विचार हो रहा है। विस्पर्स इन द कॉरिडोर के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए सीडीएस हो सकते हैं। अब सवाल यह कि अनिल चौहान कौन है। आपको बता दें कि 40 साल के शानदार सैन्य करियर के लिए 31 मई को वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और वो रिटायर हो चुके हैं 31 मई को। बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी योजना से भी अनिल चौहान जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेना भर्ती में बड़े बदलाव की। 4 साल के लिए मिलेगा देश सेवा का मौका। सेना भर्ती के लिए मोदी सरकार की तरफ से अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की गई। इसके तहत सेना में 4 साल के लिए ली जाएगी अग्निवीरों यानी युवाओं की भर्ती। सरकार ने सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे पिछले कुछ सालों में 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। यह योजना रक्षा बलों के खर्च आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में है। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। केवल 25% जवानों को ही 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। वहीं अग्निपथ के वीरों को शिवराज सरकार एमपी पुलिस भर्ती में वरीयता देगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अग्निपथ की तारीफ करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं और कहता हूं कि भारतीय सेना भारत का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने और देश की सीमाओं की रक्षा करने, सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए
आज अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की गई। सेना से जवानों को जोड़ने की यह एक अद्भुत योजना है। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस योजना के माध्यम से 45,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये युवाओं से मैं आह्वान करता हूं कि वो इस सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे आए, परीक्षा दें, सफल हों और देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, उन्हें हम मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे। धर्मशाला में 16 और 17 जून को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को भी मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। 3 विषय, एनईपी का क्रियान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण और कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। प्रत्येक विषय के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव रोडमैप टू 2047 पर विशेष सत्र होने वाला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे को बदलना और योजनाओं का अधिकतम कवरेज प्राप्त करना, अंतिम व्यक्ति तक वितरण सुनिश्चित करना, क्षमता निर्माण पर 4 अतिरिक्त विषयगत सत्र आयोजित किए जाएं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इस सत्र में आयोजित किए जाएंगे। कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए परिणाम पर विचार विमर्श होगा। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में सम्मेलन के परिणाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की एकजुटता से डर गई। राहुल जी ने सवाल किए तो बीजेपी बौखला गई। बीजेपी सरकार सच से क्यों डर रही है? जनता के मुद्दों को दबाने की क्यों कोशिश कर रही है? रुपए की कीमत लगातार गिर रही है लेकिन बीजेपी बोल नहीं रही। जो ये कहती थी कि रुपए को डॉलर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, ऐतिहासिक गिरावट पर रुपए खड़ा हुआ। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। बीजेपी के निशाने पर राहुल क्यों है, ये सवाल भी खड़ा किया। और राहुल की बुलंद आवाज से सरकार डरी हुई है। चीनी घुसपैठ पर राहुल ने आवाज उठाई। 2 साल बाद भी चीन को खदेड़ नहीं पाए हैं। बीजेपी ने हजारों करोड़ विज्ञापन पर खर्च किए। राहुल गांधी ने गरीबों, दलितों की आवाज उठाई। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या कहें कि वार पर पलटवार। इस दौरान कहा गया कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और ड्रामा भी करेंगे। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस पर कई कोर्ट में गई है। किसी भी कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को राहत नहीं दी। सोनिया पहली, राहुल दूसरे नंबर के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस खारिज नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने इस केस को लेकर चिंता जाहिर की थी। एजेएल कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं थी। देश में ना कोई राजा और ना कोई राजकुमार। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात की। आज दिल्ली में बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि इस दौरान क्या चर्चा हुई ये पब्लिक डोमेन में नहीं आई, लेकिन तस्वीर जरूर आई, जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली में बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा की नई किताब की लॉन्चिंग की। देखो हमारी काशी किताब की लॉन्चिंग हुई है। दुनिया को अपने ठेंगे पर रखने वाले बनारसियों पर आधारित है ये किताब। किताब में बनारसी चरित्र, तहजीब, बोली, भाषा, लहजा समाहित है। इसके अलावा जाति और धर्म से परे अक्खड़ बनारसी आदतें भी किताब में शामिल है। सच्चे और अनुभूत है पुस्तक देखो हमारी काशी के सारे किस्से। टीवी9 भारतवर्ष के कर्ता धर्ता है वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा।
और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की। योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी है। तबादला नीति के तहत 15 से 30 जून तक किए जाएंगे तबादले। बैठक में पुलिस की 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा की। लेकिन चर्चा तो इस बात को लेकर भी हो रही है कि देश के अगले राष्ट्रपति कौन हो। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बड़ी बैठक। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी द्वारा यह बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कल दोपहर 3 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक होगी। विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। विपक्ष के 22 नेताओं को ममता बनर्जी ने चिट्ठी भेजी है या कहें कि बुलावा भेजा है। ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की मनोवैज्ञानिक मोर्चाबंदी भी लगातार जारी है। दरअसल 4 राज्यों से 1995 अतिरिक्त वोट बीजेपी ने जुटा लिए हैं। यानी जिन राज्यों से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, वहां बैकअप प्लान पहले से तैयार कर लिया और उन्हीं राज्यों से बीजेपी ने ये वोट पक्के कर लिए। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का वोट वैल्यू 700 है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीती एक अतिरिक्त सीट। मतलब अब इन राज्यों से 1400 वोट अतिरिक्त जोड़े हैं बीजेपी ने। इसके अलावा 2 राज्यों से जुटाए 595 वोट भी। इसके बाद अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो एनडीए का कुल वोट शेयर इस वक्त 48% है, जबकि यूपीए का वोट शेयर इसका बिल्कुल आधा 24% है। अलबत्ता चुनाव से पहले 1 माह पहले ही बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली। देश को जुलाई में मिलेगा नया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर शरद पवार का नाम भी चर्चा में है। लेकिन इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार नहीं होंगे विपक्ष से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। शरद पवार ने कहा कि वो विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अन्य कई नाम विचाराधीन हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज शुरू हुआ है। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। विपक्ष ने लगाए बजट संबंधी सामग्री समय से उपलब्ध नहीं करवाने के आरोप। सत्र के लिए 530 से ज्यादा प्रश्न मिले हैं। इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून में हो रहा है। बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट भी की। वहीं गैरसैंण को राजधानी बनाने के मामले में उपवास करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों ने सीजेआई को पत्र लिखा है। दरअसल 3 पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों समेत 12 लोगों ने सीजेआई को पत्र लिखा है और यूपी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप लगाया है। तीनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। दरअसल जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, जस्टिस ए.के. गांगुली ने अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए.पी. शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज के चंद्रू और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज मोहम्मद अनवर भी शामिल हुए हैं। पत्र लिखने वालों में सीनियर एडवोकेट शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह, चंदर उदय सिंह, श्री राम पांचू, प्रशांत भूषण और आनंद ग्रोवर के नाम भी शामिल हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि मुस्लिमों को गैर कानूनी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद विवाद के बाद यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया और ये कार्रवाई गैर कानूनी है, नियमों के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा अहमदाबाद के विकास की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान कहा कि 1305 करोड़ रुपए से 48 महीनों में एयरपोर्ट के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2016 में धोलेरा में एक नया एयरपोर्ट बनाने की पहल की गई थी। इसके लिए 1501 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध की जा चुकी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसे बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग भारत सरकार की होगी, 33% हिस्सेदारी गुजरात सरकार की होगी, 16% हिस्सेदारी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट यानी कि NICDIT की होगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे से 80 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है धोलेरा में एयरपोर्ट और हर साल 3 लाख यात्रियों के इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने का अनुमान है। 20 सालों की अवधि में 23 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। 2025-26 में हर साल 20,000 टन माल यातायात का भी अनुमान लगाया गया है। और अब बात करते हैं एयर इंडिया की, जिस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। DGCA ने कार्रवाई की है। वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर कार्रवाई की गई। नगरीय विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। DGCA ने इसे गंभीर और चिंता का विषय करार देते हुए कहा कि एयरलाइन को सलाह दी गई है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम बनाए। ऐसा नहीं करने पर DGCA द्वारा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाता है और उसने समय पर हवाई अड्डे पर सूचना दी है तो संबंधित एयरलाइन को कुछ नियमों का पालन जरूर करना होगा। कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण को 3 साल की अवधि के लिए छूट मिली है। भारत सरकार के ऋणों की अदायगी पर रोक की मंजूरी दी गई है। बकाया 446 करोड़ 83 लाख रुपए चुकाने के लिए 3 साल की छूट दी गई। कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण को 10 किश्तों में भुगतान करना था। कोचीन बंदरगाह 2020-21 और 2021-22 की किश्तों का भुगतान नहीं कर सका। ऋण पर दंड स्वरूप ब्याज में छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। और अब बात करते हैं देश में आज बड़े साइबर हमले की। महाराष्ट्र की 70 समेत देश की 500 वेबसाइट पर यह हमला हुआ। इनमें महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की साइट समेत 70 वेबसाइट शामिल है। मलेशिया और इंडोनेशिया की हैकर्स पर शक है। महाराष्ट्र साइबर सेल के ADG मधुकर पांडे ने बताया कि हमने कई वेबसाइट को बहाल कर लिया है। कई की बहाली का काम लगातार चल रहा है।